केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी के साथ ही आज जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली का नया सीएम कौन होने वाला है। नमस्कार दोस्त, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर कमलकांत जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बताएंगे किस तरीके से दिल्ली का सीएम आने वाले समय में दिल्ली को मिलने वाला है। उसी के ऊपर आज बात करेंगे। नमस्कार कमलकांत जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जिस तरीके से आपने पिछली बार भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, वो तो सच हो ही गई, लेकिन अब दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि किस तरीके से दिल्ली को अब नया सीएम मिलने वाला है। कौन होने वाला है दिल्ली का नया सीएम? अगर आप जैसे नाम तो चल रहे हैं प्रवेश वर्मा का, रेखा गुप्ता का और आशीष सूद का। ये तीन नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। और इन तीनों के चलने के कारण भी हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल नजरिए से बता दूं कि जो बीजेपी को सूट करता है, नाम तो यही चल रहे हैं, बीजेपी को प्रवेश वर्मा का नाम सबसे अधिक सूट करता है मुख्यमंत्री के रूप में। क्योंकि दिल्ली एक तो उन्होंने 27 साल बाद जीती है, तो 27 साल में तो एक जनरेशन चेंज हो गई। पिछली जनरेशन में तो प्रवेश वर्मा के पिताजी साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उससे पहले मदन लाल खुराना होते थे। उससे बाद प्रवेश वर्मा जी को हटाकर सुषमा स्वराज को लाया गया, वो अब स्वर्गवासी हो गई हैं। तो मतलब एक जनरेशनल चेंज आ गया। उस पीढ़ी का कोई नेता बीजेपी के पास अभी है नहीं। और नेता उठते कैसे हैं? नेता को बनाया जाता है। एक नेता को बनाने में, एक बार एक बीजेपी लीडर ने, बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि एक नेता को बनाने में कम से कम 20 साल लगते हैं। तो नेता बनाए भी जाते हैं, उनमें अपनी काबिलियत भी होती है, पर नेता को प्रमोट करना, बताना कि ये मेरा ना, जैसे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो काम किए तो उससे उनका नेतृत्व बनना शुरू हुआ। और धीरे धीरे वो गुजरात में अपना काम करके फिर प्रधानमंत्री के लायक हुए। लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति जिसके बारे में सेंटर में कोई जानकारी नहीं है। सेंटर में तो तब आडवाणी जी भी थे। लोगों ने आडवाणी जी को पसंद नहीं किया, आडवाणी जी की एक गलती के कारण। नहीं तो आडवाणी जी एक नेचुरल प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे, क्योंकि बीजेपी को खड़ा करने वाले वही थे। वाजपेयी जी का तो उसमें बहुत कम रोल था जितना आडवाणी जी का था उसके कंपैरिजन में। लेकिन आडवाणी जी ने सेक्रीफाइस भी किया। जब उन्होंने देखा कि हमको पूरी सीटें नहीं आ सकती, अपने बूते 180 के आसपास ही हैं हम, या 160 से 180, तो हमको अलायंस बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने तभी अंदर ही घोषणा कर दी कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो हमारे वाजपेयी जी होंगे। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। जो व्यक्ति पार्टी को 2 से 90 लाया, 90 से 180 लाया, उसने ये कह दिया कि जी वाजपेयी जी होंगे। तो लेकिन बाद में जब उनको एक दो टर्म मिली तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो नेता को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो बीजेपी का अब नेता बनाने का समय आया, और उसमें थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो प्रवेश वर्मा को इसलिए है क्योंकि उनके पिता जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका नाम है। भाषण भी वो अच्छा दे लेते हैं। पार्लियामेंट में जब भी उन्होंने भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। और उनके पास विधायी कार्यों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है, माना जा सकता है। सांसद रहे हैं, विधायक भी एक बार शायद बीच में रहे हैं। अगर बीजेपी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बीजेपी को अभी प्रवेश वर्मा सबसे अधिक सूट कर। बाकी तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप की जो है वो चॉइस है, लेकिन सबसे ज्यादा सूट जो है वो प्रवेश वर्मा करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, क्यों लगता है आपको कि प्रवेश वर्मा ही बीजेपी को सूट करने वाले हैं? क्योंकि और भी नाम है, लेकिन प्रवेश वर्मा ही भाजपा और दिल्ली के आने वाले समय में जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। इससे भाजपा को क्या फायदा होगा उस? देखिए, अभी तो जो कैंडिडेट बनाया जाएगा, पहले कैंडिडेट बनाया जाता है, फिर जो कैंडिडेट बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठता है, फिर उसे अपनी काबिलियत खुद साबित करनी होती कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना काबिल है, पार्टी को साथ लेकर चलने में कितना काबिल है, अपनी कितनी इमेज बना रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति जो है वो जातियों के आधार पर चलती है। अभी बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें लगभग जितनी बड़ी जातियां और इन्फ्लुएंशियल जातियां हैं उनके मुख्यमंत्री हैं। असम से शुरू करें तो असम में एक ब्राह्मण है। छोटे छोटे राज्यों को अभी थोड़ा छोड़ देते हैं। असम में ब्राह्मण है, शर्मा। उसके बाद बिहार में एक ओबीसी है। एनडीए की गवर्नमेंट है, चाहे नीतीश कुमार को बीजेपी ने बना रखा है। बीजेपी की सीटें कई बार ज्यादा आती हैं नीतीश कुमार से, फिर भी वो नीतीश कुमार को सीएम बना देते हैं। एक ओबीसी कैंडिडेट है। छत्तीसगढ़ में एक एससी कैंडिडेट को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अपना ओबीसी कैंडिडेट है। राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग का है।
महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्ग का है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में तो सन्यासी हैं, सन्यासी की कोई जात नहीं होती, लेकिन वो ठाकुर वर्ग से हैं। उत्तराखंड में जो है वो भी ठाकुर वर्ग से है। हरियाणा में एक ओबीसी बनाया हुआ है। और इनमें जो बड़ी जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जातियां हैं वो हैं जाट। जाट भी बीजेपी से कोई हटके नहीं चलते। जाटों का जो प्रभाव है वो जिन राज्यों में है मैं बता देता हूँ, और जहाँ बीजेपी का भी प्रभाव है जाटों का भी प्रभाव है, वो है हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से ये है। और इसके अलावा थोड़ा सा नॉर्थ का जो मध्य प्रदेश है वहां पर भी थोड़ी संख्या में, बड़ी मामूली संख्या में है। और पंजाब में भी जो जाट हिंदू हैं, हिंदू जाट जो हैं वो भी कुछ इलाके में है। तो इतनी स्टेट्स को जाट जो है वो प्रभावित करते हैं। और बीजेपी के पास अभी पॉलिटिकल लेवल पर कोई जाट नेता नहीं है। हालांकि धनखड़ जी को बनाकर उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने जाट समुदाय को भी अपना मैसेज दिया है, लेकिन राज्यपाल और भी जाट हैं, लेकिन कोई जाट नेता नहीं है। और इसकी सबसे ज्यादा मांग जो है, जैसे रानी जी हुआ करती थी मध्य प्रदेश, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, वो खुद ठाकुर परिवार से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं और जाट परिवार में ब्याही हैं। तो उनको जाट और ठाकुर दोनों ही मान लिया जाता था। लेकिन अभी बीजेपी के पास कोई ऐसा जाट नेता नहीं है। हरियाणा में इसकी मांग थी। हरियाणा में बीजेपी जिस तरह से डेवलप हुई है उसमें जाट नेताओं को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी में जाट नेता जो हैं वो सफल नहीं हो पाए। कोई भी नहीं हो पाया, जीत ही नहीं पाते हैं, अपना चुनाव तक नहीं जीत पाते हैं। बहुत सारे लोगों को, ओम प्रकाश धनखड़ को खड़ा करने की कोशिश की गई, पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, पहली सरकार जो बनी थी उसमें मंत्री भी बनाया गया, एक बार वो जीते भी, उसके बाद फिर वो जीत ही नहीं पाए। तो उसके इसी तरह से जो है पहली सरकार में वित्त मंत्री थे, मैं नाम से उतर कैप्टन रहा हूँ अभिमन्यु। नाम, हाँ, कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु, उनको खड़ा करने की कोशिश की गई, वो अपनी सीट से नहीं जीत पाए। बड़े गजब की बात है, वो जीत नहीं पाते हैं। तो लोगों का सपोर्ट जो है बीजेपी के जाट नेताओं को उस तरह से है नहीं। लेकिन बीजेपी जाट नेताओं को छोड़ देगी ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी किसी जाट को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी को जो सपोर्ट है वो नॉन जाट जो वर्ग है मुख्य रूप से उनका है, ओबीसी का है, पंजाबीज का है, बनिया का है, ब्राह्मण का है। तो इसी कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो हरियाणा में बीजेपी लेके चलती है। लेकिन बीजेपी को एक जाट नेता चाहिए, और उनको बीजेपी को मौका भी मिला है, क्योंकि ये 4 स्टेट्स में तो सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो प्रवेश वर्मा जो है वो एक जाट समुदाय के नेता हैं, और जाट समुदाय का नेता दिल्ली में सीएम बनाने से इन चारों राज्यों में उसको लाभ होगा। हरियाणा में बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के जो बड़े जाट नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन एक जाट नेता बनाने से जाटों की ये शिकायत तो दूर हो जाएगी, कम से कम हरियाणा में भी, कि जाटों को आपने तरजीह नहीं दी, क्योंकि हरियाणा में उनको शिकायत है। लेकिन अगर बीजेपी हरियाणा में किसी जाट नेता को आगे करती है तो वो खुद ही हार जाएगी। तो इसलिए उसके उसकी मजबूरी है कि उसको नॉन नॉन जाट समुदाय के लोगों को ही आगे रखना है। पहले मनोहर लाल खट्टर थे जो पंजाबी समुदाय से थे। पंजाबी समुदाय भी लगभग उतनी सीटों को इन्फ्लुएंस करते हैं जितनी सीटों पर जाट समुदाय का असर है। जाट समुदाय थोड़ा डोमिनेंट तरीके से असर डालते हैं, और पंजाबी समुदाय जो है उतनी सीटों पर तड़के का काम करता है। कुछ वोट प्लस अगर पंजाबी समुदाय जुड़ जाए तो वो अपने आप में एक विनिंग फैक्टर हो जाता विनिंग है। कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो उसी तरह से बीजेपी को अब दिल्ली में जो है, बीजेपी के पास 3 ऑप्शन है। बीजेपी के पास एक जाट समुदाय से, एक पंजाबी समुदाय से और एक बनिया समुदाय से। बनिया समुदाय का कोटा मेरे ख्याल बीजेपी में हमेशा पूरा रहता है, पूरा है। बड़े बड़े नेता जो हैं गुजरात के और सेंटर के, वो सब इसी वैश्य समुदाय से हैं, और वो इतनी सीटों को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। और वैसे भी वो ट्रेडिशनल वोटर जो है बीजेपी के पास ही है, वो इधर से उधर जा नहीं सकता है। मुख्यमंत्री होने की स्थिति में वो सिर्फ गुजरात में ही रहता है, अगर बनिए का नाम लिया जाए। बाकी किसी स्टेट में होना जो है पॉसिबल नहीं है, जब तक कि उसकी इमेज जाति से ऊपर ना हो जाए किसी भी स्टेट। तो मुझे लगता है पंजाबी समुदाय को का भी बीजेपी को बड़ा सपोर्ट रहता है। पंजाबी समुदाय भी उतना कंसोलिडेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में है। जैसे पंजाब को इफेक्ट करता है,
कुछ हद तक हिमाचल को इफेक्ट करता है, हरियाणा में पंजाबी समुदाय है, दिल्ली तो कभी पंजाबी समुदाय का गढ़ी कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से काफी जगह फैला हुआ है, तो एक आधा बड़ा पंजाबी नेता बीजेपी के पास होना चाहिए। लेकिन अरुण जेटली और जो और बड़े नेता थे वो नहीं हो पाए। तो अभी तो मनोहर लाल खट्टर का ही एक स्कोप बनता है कि उनको बड़े पंजाबी नेता के रूप में पेश किया जाए। हालांकि उनकी इमेज ऐसी हो नहीं पाई है, काम उन्होंने बहुत किया है, लेकिन वो अपनी इमेज को बहुत बढ़ा नहीं पाए। जी तो बीजेपी को ये दो ऑप्शन है। तो दिल्ली का ऑप्शन जो मुझे लगता है वो प्रवेश वर्मा का ज्यादा है, क्योंकि जाट जो है वो राजस्थान में भी कंसोलिडेटेड है कई सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कंसोलिडेटेड है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी विधानसभा के स्तर पर तो है, और दिल्ली वैसे भी छोटा सा है। और उनको आप देखेंगे अगर, तो एक सीट तो आउटर दिल्ली की या पश्चिमी दिल्ली की या वेस्ट दिल्ली की एक सीट तो है जो है वो जाट समुदाय को दी ही जाती है। तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा ही बेस्ट चॉइस है। एक तो उनका नाम है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनको बड़ा करने का मौका है। एक जाट समुदाय का नेता बीजेपी के पास बड़ा होना चाहिए, बड़ा चेहरा जिसका इन्फ्लुएंस दिल्ली से हटके और राज्यों में भी हो, तो वो प्रवेश वर्मा ही हो सकते हैं। बीजेपी के पास दिल्ली में भी ऐसा कोई बड़ा पंजाबी नेता नहीं है जिसको वो नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा ही बेस्ट बेट है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी की अपनी सोच क्या है वो अलग विषय है, क्योंकि प्रवेश वर्मा को लाने से बीजेपी को 4 राज्यों में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हरियाणा में भी अगर 10% जाट वोटर ही और खिसक जाए बीजेपी की तरफ, तो वो भी एक बड़ा एडिशनल एडवांटेज होगा, क्योंकि हरियाणा में जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तब तक जाट समुदाय की राजनीति तो उन्हीं के पास ही रहेगी। वो कांग्रेस के पास भी नहीं है। लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वहां हरियाणा के लोगों की ये एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि हरियाणा का कम से कम जो मुख्यमंत्री है वो एक जाट समुदाय से होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा हमारा मीडिया का जो प्रोजेक्शन होता है ना वो भी कई बार बहुत गलत हो जाता है। एक समुदाय, तो जैसे ये जाट बेल्ट कहा जाता है, जाट बेल्ट है नहीं हरियाणा, 4 ही सीटें कुल हैं, 6 सीटें नॉन जाट समुदाय के हैं, या 5-5 मान लीजिए। तो बाकी छितरे हुए वोट हैं, ओबीसी के हैं, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण सब हैं उसमें, ठाकुर सब हैं, गुर्जर, लेकिन जाट एक बड़ी कम्युनिटी है। तो कम से कम थोड़ा गुस्सा जो है उनका हरियाणा में भी कम होगा, वो सॉफ्ट होंगे और बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए प्रवेश वर्मा का ही दावा सबसे अच्छा दावा है, और दोनों तरफ से अच्छा है। बीजेपी बीजेपी को इससे कई जगह लाभ मिलेगा। अभी आपने बताया जिस तरीके से जाटों को साधने की कोशिश भाजपा के माध्यम से की जाएगी, तो निश्चित ही हरियाणा के अंदर अभी मेयर के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, तो यदि दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बार फिर जो भूपेंद्र हुड्डा अपनी वापसी नगर निगम के चुनाव में कर सकते थे या उम्मीद है, कहीं उसको धक्का मिलेगा, उस पर कहीं ना कहीं देखिए, हरियाणा बात। में शहरी क्षेत्रों में अब जाट बसने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि शहरी से क्षेत्रों को प्रभावित कर सके। शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है ज्यादा, वो पंजाबी, बनियों और मिक्स पॉपुलेशन ही है। उसके जी अलावा बड़ी संख्या जो है वो पंजाबियों की है, वो सारे ही शहरों में रहते हैं। तो जितने हरियाणा के बड़े शहर हैं वो सब पंजाबी डोमिनेटेड हैं। तो उसका कोई असर हरियाणा में तो नहीं होगा ये प्रवेश वर्मा वाली चीज का, क्योंकि वैसे भी ट्रेडिशनली पंजाबी वोट जो है वो हमेशा जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़ा रहा है। इनिशियल वोटर ही बीजेपी का जो है वो पंजाबी होता था। बीजेपी ने जो पहला अपना चुनाव जीता था वो दिल्ली के मेयर का जीता था, और उस समय दिल्ली के मेयर, दिल्ली में पंजाबियों की ही संख्या सबसे ज्यादा थी। तो पहला चुनाव बीजेपी को जिताने वाले जो हैं वो एक तरह से पंजाबी ही थे। और उस समय मल्होत्रा जी जो है वो एमसीडी के वो बने थे, और लड़ाई जो थी वो लाल कृष्ण आडवाणी और वीके मल्होत्रा में थी कि किसे जो है वो बनाया जाए एमसीडी का जो प्रधान है, या जो भी उस समय पद कहा जाता था। तो उस समय फिर मल्होत्रा जी को बनाया गया था, वीके मल्होत्रा जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी। तो इसलिए पंजाबी वोट तो बीजेपी को मिलेगा ही। और खट्टर जी को बनाया ही है, 10 साल, 10 साल रहे हैं खट्टर, और जी जी 9-10 साल का राज उन्होंने किया है हरियाणा, वो छाप अभी उतरी नहीं। चलिए, अगर आपकी माने तो निश्चित ही दिल्ली को प्रवेश वर्मा के रूप में एक नया सीएम मिल सकता है, और यदि ऐसा देखिए, होता मैंने है ये तो नहीं कहा, आज ये है मैंने जी। नहीं कहा। मैंने कहा कि
प्रवेश वर्मा बीजेपी को सबसे ज्यादा सूट करते हैं। जी। ठीक है। ठीक है। और ये मैंने कहा या प्रवेश वर्मा, और अगर दूसरे नंबर और बात की जाए तो आशीष सूद। किसी पूर्वांचली की चैनलों में चर्चा है पूर्वांचली, उसका मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि टीवी जगत में भी ज्यादा पूर्वांचली भरे हुए हैं। जो जी। टीवी जी। है वो, ये भी एक टीवी इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसकी एक कॉन्स्पिरेसी है। वहां पर जी। सिर्फ पूर्वांचलियों को ही जगह दी जाती है, नॉन पूर्वांचलियों को तो घुसने ही नहीं दिया जाता। जितने भी सब हेड हैं, आप देखेंगे कि वो एक ही स्टेट से हैं और एक ही जाति से हैं, और उन्हीं के लोगों को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए पूर्वांचलियों का जो शोर है वो पूर्वांचलियों का ज्यादा है। पूर्वांचली एक मंत्री तो हो सकता है, लेकिन पूर्वांचली को सीएम बनाने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। जी। अरविंद केजरीवाल तो पूर्वांचली नहीं थे, वो तो इसी इलाके के थे। तो जी। उन्होंने ये मैसेज जरूर भेजा कि मैं बनूंगा तो मैं पूर्वांचलियों का ध्यान रखूंगा। आप देखिए दिल्ली जैसे राज्य में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने एक भी पंजाबी नेता को जो है वो नहीं बनाया मंत्री। इतने साल उन्होंने राज किया, एक भी पंजाबी नेता को मंत्री नहीं बताया। और गहलोत के बनाने तक, जो मंत्री थे गहलोत, एक भी जी। जाट नेता को नहीं बनाया। और जितने नेता थे वो सारे पूर्वांचली थे, सब जी। जितनी मंत्रियों के पद थे सारे पूर्वांचलियों को दिए गए। तो उसके ऊपर तो लड़ाई चलती रही। तो बीजेपी का वोट जो है वो एक मुश्त कभी बीजेपी की तरफ, पूर्वांचलियों का वोट कभी बीजेपी की तरफ पूरा आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो बीजेपी को पूर्वांचली वोटर को शेयर करना होगा, क्योंकि जो पूर्वांचल के राज्य हैं जिनको पूर्वांचली कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, वहां तो बीजेपी की, झारखंड में अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन दोनों राज्यों में, बिहार में तो एनडीए की सरकार है और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। तो वहां से जो लोग आएंगे उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा बीजेपी के प्रति अपोजिशन तो नहीं होगा। तो जी। बीजेपी को तो अपना जो मेन वोट है उसे इंटैक्ट रखना है। और मेन वोट जो है उसका यहाँ पर जो है वो यहाँ की पुरानी जातियां हैं, जिसमें जाट, गुज्जर, पंजाबी, बनिया। बनिया का वोट भी बंट गया है, क्योंकि केजरीवाल स्वयं बनिया समाज से हैं। तो उनका वोट, बनिया समाज का वोट अब काफी हद तक केजरीवाल को जाता है। तो अपने वोट को कंसोलिडेट करके रखना और फिर उसका और राज्यों में भी लाभ लेना। तो पहली चीज तो यही है कि जिस स्टेट में जो जीता है उसमें हमारा वोट बेस क्या है, उसी को कंसोलिडेट करें। अगर आप बाहर वाले को कंसोलिडेट करने लगे कि इससे बिहार में असर डालते हैं, अरे भाई ये तो वही क्रिकेट की कहानी हो गई कि हमने 10 साल का आगे की टीम बना रहे हैं। अरे यार, आज जी। जो वर्ल्ड कप है उसकी टीम मैच तो जीत लो, इंग्लैंड से सीरीज है वो तो जीत लो, वेस्ट इंडीज से सीरीज है वो तो जीत लो, आगे का वर्ल्ड कप का उस समय देखेंगे। और लगातार जी। हारते रहते थे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। जब भी जी। बात होती थी आज से 10 एक साल पहले, तो कहा जाता कि हम आगे की टीम बना रहे हैं। अरे अभी के मैच हार रहे हो, आगे की टीम क्या बनाओगे? तो ये जी। अगर किसी पूर्वांचली को बनाया जाता है, मेरा कोई विरोध नहीं है, और जो भी पार्टी को ठीक लगे या जो भी व्यक्ति उचित हो, लेकिन वो तो ये हो जाएगा कि अ, पीछे छोड़ और आगे दौड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। जिस स्टेट में आप जीते हैं वहां तो अपने वोट को कंसोलिडेट कीजिए। 27 साल बाद जीते हैं, इसका मतलब 27 साल पहली जो सरकार बनी थी, दिल्ली के लोगों की जो भावना थी वो बीजेपी के पक्ष में थी। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई भी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने भी स्टेट हुड के बाद, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको बिखर जाने दिया। अब दोबारा ऐसा काम करेंगे कि बिखर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी स्टेट को पकड़िए, इसमें से बनाकर फिर जो लाभ ले सकते हैं। जैसे सुभाष यादव को बनाया मध्य प्रदेश में, तो उसका लाभ थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी होगा ओबीसी के नाम पर, और आसपास की स्टेट में भी होगा। तो आपने मोहन यादव। यादवों को अपने साथ लेने की, तो उस स्टेट को तो होल्ड कीजिए। जी। दिल्ली ने आपको जिताया है, तो दिल्ली के, जो दिल्ली के रचे बसे लोग हैं, जिनसे लोग वो करते हैं, और जाटों की जितनी सीटें हैं उन सब की सब पर बीजेपी जीती है। तो जी। उस फैक्टर को ध्यान देना होगा। जाटों की सीटें हैं, गुजरों की सीटें हैं, पंजाबियों की सीटें हैं, बाकी मिक्स पॉपुलेशन की सीटें हैं। मिक्स पॉपुलेशन में तो आप मिक्स पॉपुलेशन कर सकते हैं जी। जी। निश्चित ही भाजपा और जनता दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि एक दूसरे के दिलों में किस तरीके से पहुंचकर अपना नेतृत्व आगे लंबे समय तक कर सकें। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता का जो मन है वो बताया। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।